नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसके अंतर्गत सरकार परिवार में कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर 30,000 रुपये प्रदान करती है। इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के परिवार में कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 30,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान करती है। पारिवारिक लाभ योजना मुख्य रूप से विधवाओं के लिए शुरू की गई है। इसकी पात्रता की बात करें तो आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 और शहरी क्षेत्र में 56,460 से अधिक नहीं होना चाहिए, और आवेदक के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तथा मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस योजना के लिए परिवार में मुखिया की मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के अंदर तक ही आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गूगल पर पारिवारिक लाभ टाइप करने के बाद हमें nfbs.upsdc.gov.in की वेबसाइट मिल जाती है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद नया पंजीकरण करें, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले अपना जनपद चूज कर लेना है। इसके बाद यदि आप गाँव में रहते हैं तो ग्रामीण चूज कर लेना है, शहर में रहते हैं तो शहरी चूज कर लेना है। इसके बाद अपनी विधानसभा चूज कर लेनी है। विधानसभा सेलेक्ट करने के बाद अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद अपना विकासखंड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आवेदक का नाम अंग्रेजी में फिल कर लेना है, जैसा उसके आधार कार्ड में है। इसके बाद आवेदक का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर चूज करने के बाद आवेदक की जन्मतिथि चूज कर लेनी है, जो उसके आधार कार्ड में है। यहाँ पर आवेदक के पिता या पति का नाम फिल कर लेना है। इसके बाद आवेदक की कैटेगरी चूज कर लेनी है, जनरल, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी उसकी कैटेगरी है उसे चूज कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। अब कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाती है, उसे यहाँ फिल कर लेना है। अब कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आधार प्रमाणित करने के लिए डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आधार नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद दोबारा से नीचे आधार नंबर फिल कर लेना है। आधार प्रमाणीकरण तभी होगा जब आवेदक का नाम, जन्मतिथि तथा जेंडर आधार कार्ड में है वैसा होना चाहिए। अब कंसेंट पर टिक कर लेना है। इसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई आधार एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाता है। इसके बाद आधार ओटीपी प्रमाणित करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आवेदक के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आ जाती है, उस ओटीपी को यहाँ फिल कर लेना है। अब कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई आधार और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है और हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है। कभी कभी साइट में प्रॉब्लम होने की वजह से आधार ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन फेल्ड लिखकर आता है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं आता है। इस समस्या के समाधान के लिए हमें दोबारा से नए मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार निकल आएगा। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है और वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आवेदन की स्थिति पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेना है। अब अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है जो रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था। अब कैप्चा फिल करने के बाद ओटीपी भेजे पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाती है, उस ओटीपी को यहाँ फिल कर लेना है। अब कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर लेना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमें आवेदन करे पर क्लिक कर लेना है।
अब सबसे पहले उस बैंक को चूज कर लेना है जिस बैंक में आवेदक का बैंक अकाउंट है। इसके बाद उस बैंक की शाखा को चूज कर लेना है जिस शाखा में आवेदक का बैंक अकाउंट है। शाखा चूज करने के बाद IFSC कोड अपने आप आ जाता है, इसे एक बार चेक कर लेना है। अब आवेदक का बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है। अब मृतक का विवरण फिल कर लेना है। यहाँ पर मृत्यु का कारण चूज कर लेना है कि मृत्यु किस कारण से हुई है, जैसे दुर्घटना से, स्वाभाविक, गंभीर बीमारी, जिस भी कारण से मृतक की मृत्यु हुई है उस कारण को यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद मृतक का व्यवसाय चूज कर लेना है कि मृतक क्या कार्य करता था। इसके बाद आवेदक का मृतक से संबंध में जो भी आवेदन कर रहा है उसे यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे मृतक की पत्नी आवेदन कर रही है तो पत्नी चूज कर लेना है। इसके बाद मृतक की मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, वोटर ID, परिवार रजिस्टर की नकल, जो भी प्रमाण पत्र है उसे यहाँ से चूज कर लेना है जिसमें मृतक की उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब कैप्चा फिल करने के बाद डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले मृतक की मृत्यु की तिथि फिल कर लेनी है। अब मृतक का जेंडर चूज कर लेना है, जो भी उसका जेंडर है, स्त्री या पुरुष। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या फिल कर लेनी है जो मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखी होती है। डेथ सर्टिफिकेट नंबर मृत्यु प्रमाण पत्र में D से शुरू होता है, उसे यहाँ फिल कर लेना है। अब वैलिडेट डेथ सर्टिफिकेट नंबर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की सारी डिटेल आ जाती है, इस डिटेल को एक बार चेक कर लेना है। यदि सब कुछ सही है तो वैलिडेट डेथ डिटेल पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन हो जाता है। अब आय प्रमाण पत्र सत्यापन करें पर क्लिक कर लेना है। अब आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या फिल कर लेनी है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र की क्रमांक संख्या फिल कर लेनी है। अब कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट फॉर इनकम सर्टिफिकेट नंबर वैलिडेशन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र की सारी डिटेल आ जाती है, इसे एक बार चेक कर लेना है। यदि सब कुछ सही है तो वैलिडेट इनकम डिटेल पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा आय प्रमाण पत्र का भी सत्यापन हो जाता है। इसके बाद दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब आवेदक का फ़ोटो अपलोड कर लेना है जिसका साइज़ 20 KB से कम होना चाहिए और JPEG, PNG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आवेदक का अंगूठे का निशान या साइन अपलोड कर लेने हैं जिसका साइज़ 20 KB से कम होना चाहिए। अब मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है जिसका साइज़ 10 MB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अब अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं। इसके बाद जांच हेतु प्रिंट करे पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे फार्म का प्रीव्यू आ जाता है, इसमें दी गई सारी डिटेल को एक बार चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक होती है तो आवेदन पत्र संशोधन करे पर क्लिक करके हम इसमें सुधार कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो फाइनल लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। अब ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा पारिवारिक लाभ योजना का फार्म फाइनल लॉक हो जाता है। इसका प्रिंट निकाल लेना है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगे हैं उन सभी की फ़ोटोकॉपी इसमें अटैच करने के बाद अपनी तहसील में SDM कार्यालय या जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में इस फार्म को जमा कर देना है। इसके बाद फार्म का सत्यापन होने के बाद 30,000 रुपये का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में कर दिया जाता है। इस प्रकार हम पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।